सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के इतिहास विषय का पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है के आगे का प्रकरण बंगाल में व्यापार और व्यापार से युद्धों तक कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आई, भारत के अंदर उन्होंने व्यापार शुरू किया। पहले वो व्यापारिक एक छोटी सी कंपनी के रूप में भारत में आए और फिर धीरे धीरे उन्होंने कैसे वो व्यापार करते करते युद्ध तक पहुंच गए। हमने ये देखा था। इससे पहले हम एक ये मानचित्र देखते हैं दोबारा कि कैसे यहाँ से इंग्लैंड से होते हुए अंग्रेज अफ्रीका महाद्वीप को छूते हुए हिंद महासागर से होते हुए और कैसे उन्होंने कलकत्ता में प्रवेश किया। लेकिन इनके आने से पहले ही पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी ये इनसे पहले भारत में पहुंच गए थे। तो इन चारों कंपनियों में आपस में होड़ लगी हुई थी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की, और इसलिए इनके आपस में टकराव होने लगे, युद्ध होने लगे। और यहाँ तक कि इनके ये जो टकराव हैं, ये युद्ध है, वो स्थानीय शासकों के साथ भी होने लगे थे। और इस तरह से व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना अब मुश्किल हो रहा था। तो ये सब कैसे हुआ, आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। हुगली नदी कलकत्ता के अंदर है, कलकत्ता के पास। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे और इन व्यापारियों को उस ज़माने में क्या कहते थे? फैक्टर। और इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। वेयर हाउस का मतलब होता है जहाँ बने हुए माल को, बने हुए सामान को इकट्ठा करके जमा करके रखा जाता था। तो इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर भी थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैलने लगा, कंपनी ने सौदागरों को और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर रहने के लिए ही प्रेरित किया। मतलब वो उन लोगों को वहीं कहते कि आप यहीं बस जाओ। तो सन 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मींदारी भी खरीद ली, क्योंकि इतने लोग बसेंगे तो उनके बसने के लिए स्थान भी तो चाहिए। इसलिए उस समय भारत में मुग़लों का शासन था। तो इन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मुग़लों को रिश्वत दी और उनसे 3 गांवों की ज़मींदारी खरीद ली। तो इनमें से एक गांव कालीकत्ता था जो बाद में कलकत्ता बना और अब इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? कोलकाता। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। देखो कि फरमान होता है आदेश, और किसी राजा द्वारा, किसी शासक द्वारा जो शाही आदेश दिया जाता है उसे फरमान कहते हैं। तो उस समय क्या होता था कि इन कंपनियों को भारत के अंदर व्यापार करने के लिए वहाँ के शासक को, यानी भारत के शासक को टैक्स देना पड़ता था, थोड़ा शुल्क देना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया कि मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि उन्हें वो टैक्स ना चुकाना पड़े और वो एक तरह से निःशुल्क, फ्री में भारत के अंदर व्यापार कर सके। तो ये देखो, नीचे एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये सारा यहाँ समुद्री मार्ग है और यहाँ से देखो कि ये नावों के द्वारा व्यापारिक समुद्री मार्ग से सारा सामान इधर आ रहा है और यहाँ इन सामान को उतार रहे हैं। और ये पीछे देखो, ये इनकी फैक्ट्रियाँ हैं। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने लगी और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए, जैसे मानो कि औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था, लेकिन कंपनी के जो अफसर थे वो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, उन्हें ये छूट नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी क्या किया, अब उन्होंने भी वो शुल्क देने से मना कर दिया। इससे बंगाल में क्या हुआ
कि जो राजस्व वसूली होती थी, यानी जो टैक्स वसूला जाता था, वो कम आने लगा। और ऐसे में बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों ना करते? तो करते ही, क्योंकि बंगाल में मुग़लों से पहले नवाबों का राज था और नवाबों को सारा शुल्क मिलता था। अब अंग्रेज़ों ने देना बंद कर दिया, कंपनी के साथ साथ उनके जो अफसर थे उन्होंने भी देना बंद कर दिया। तो इस वजह से उनके पास वसूली नहीं आने लगी और उन्होंने इसका विरोध किया। तो देखो कैसे वो व्यापार से युद्धों तक पहुँचे। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव काफ़ी बढ़ने लगा। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, क्योंकि अब मुग़ल सम्राट औरंगजेब तो था नहीं। और ये हमने पढ़ा था कि कैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्षेत्रीय शासक थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे थे। तो ऐसे ही सिराजुद्दौला भी बंगाल का नवाब बनने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ कंपनियों को छूट देने से मना कर दिया। तो व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे उन्होंने। उल्टा उनको ये कहा कि आप हमें दो, शुल्क दो, इनाम उपहार के रूप में आप हमें टैक्स दो। और उन्हें सिक्के ढालने का अधिकार भी नहीं दिया और उनकी किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया और कंपनी के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। और उन्होंने क्या दलील दी? उन्होंने ये कहा कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत भी कमज़ोर पड़ रही है और कंपनी है वो टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। तो उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों को और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। और कंपनी का क्या कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार है वो तबाह हो रहा है और व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार है वो शुल्क हटा ले। और कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी भी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। और ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः इन टकरावों की परिणति एक युद्ध के रूप में हुई और वो युद्ध था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाबों और अंग्रेज़ अधिकारियों के बीच में हुआ था। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।